for UPSC CSE on अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरनेशनल कोऑपरेशन और करंट डेवलपमेंट्स के बारे में फ्रॉम द डिजास्टर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। बिकॉज ये रिसेंटली अभी जनवरी के मंथ में ही, जब मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2022 के साल में, रिसेंट टर्म्स में ही करंट डेवलपमेंट आया है डिजास्टर मैनेजमेंट में इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए। बट बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, हियर स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। Unacademy has come up with IS Dream offer. Now save up to rupees 54,694. Terms and conditions apply. It is applicable on purchase of 1 year and above plus combo subscription, inclusive of 10% educator code along with 3 months of extension. It is valid till 30th of March 2022. So apply the code ARPITA10 ARPITA10. For more information, you can call on the given number 8585858585. Unacademy has also come up with Unacademy Lite UPSC CSE Prelims Test Series to help you to crack your prelims upcoming exam, curated by top Unacademy educators along with complete syllabus coverage and in-depth performance analysis. More than 50,000 students have already enrolled in this test, with a rating of more than 4.6% by toppers. So identify your weak areas and steer your preparation in the right direction. So get your subscription and apply the code ARPITA10. For more details, you can call on this number. देखिए, आज इस लेक्चर में हम समझेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या डिफरेंट एक्सरसाइजेज या MOUs या MOCs को साइन किया गया है भारत सरकार द्वारा, एंड करंट डेवलपमेंट्स के बारे में भी। रिसेंटली अभी जनवरी में ही 2022 में, जनवरी 2022 में ही एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के बीच में ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए, दो लेवल पर जब भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट या इस तरीके की एक्सरसाइजेस के बारे में बात करते हैं तो दो एग्रीमेंट्स को साइन किया जाता है। या तो वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकता है या मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, जिसको MOC या MOUs भी कहा जाता है। आप यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान का मैप देख सकते हैं, सराउंडेड कंट्री को देख सकते हैं, इसीलिए ये मैपिंग में भी प्रीलिम्स में आ सकता है। इट इज सराउंडेड ऑन वन साइड बाय कैस्पियन सी। नीचे की तरफ से आप देखेंगे सदर्न वेस्टर्न फ्रंटियर पे ईरान से घिरा हुआ है, उसके बाद अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, और अगर हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ बात करते हैं तो कजाकिस्तान वाले पार्ट से। सो द MOU सीक्स टू पुट इन प्लेस वेयर बाय बोथ ऑफ द कंट्रीज, यानी कि इंडिया और तुर्कमेनिस्तान, will benefit from disaster management mechanisms of each other. अब इसमें NDRF का इस्तेमाल, NDMA का यूज़, या उनके बीच में एक्सरसाइजेस का या वर्कशॉप का होना, ये सभी शामिल है। It will help in strengthening the areas of preparedness as well as response and capacity building in the field of disaster management. बिकॉज स्पेशली जब हम बात करते हैं हिंदू कुश वाले इलाके की, या जब हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की ऊपर की तरफ के अगर हम बारे में बात करते हैं शिवालिक्स या हिमाद्री वाले रीजन की, और तुर्कमेनिस्तान की अगर हम ज्योग्राफी को देखेंगे तो उसमें जिस तरीके की डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है वो इंडिया के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है और तुर्कमेनिस्तान के लिए भी। सो इंडिया हैज़ बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, MOUs को साइन किया गया है, जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट या मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन यानी कि MOCs को भी साइन किया गया है इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट विद स्विट्जरलैंड ऑल्सो, रशिया ऑल्सो, जर्मनी ऑल्सो, जापान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, बांग्लादेश, इटली, एंड इवन सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। तो मल्टीलैटरल और बायलैटरल दोनों लेवल पर ही है। अब अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात करें, इवन एज पर PIB, आप देखेंगे कि एग्रीमेंट साइन हुआ था रिपब्लिक ऑफ इंडिया और स्विस कन्फेडरेशन ऑन कोऑपरेशन इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर। एग्रीमेंट इंडिया और रशिया के बीच में भी साइन हुआ था इन द फील्ड ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट। अब देखिए, जो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के जो MOUs या MOCs साइन होते हैं, ये एक पर्टिकुलर डिजास्टर के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे डिजास्टर को कवर कर लिया जाता है। जैसे अगर हम सार्क के एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं, इट वाज मोर ऑन दी नेचुरल डिजास्टर पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे ही MOU जब इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में साइन किया गया तो वो नेचुरल डिजास्टर के बारे में था।
ऐसे ही जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट JDI को साइन किया गया था इंडिया और जर्मनी के बीच में ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ऐसे ही एक MOC को साइन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कैबिनेट ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जापान के बीच में इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। रिसेंट टाइम्स में तजाकिस्तान के साथ हमने साइन किया है। और अगर बिल्कुल अभी ही मैं आपको बताता हूँ 2 महीने पहले जब मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि मैं मार्च में कर रहा हूँ इस लेक्चर को रिकॉर्ड, जनवरी 2022 में तुर्कमेनिस्तान के साथ भी हमने एक MOU को साइन किया है। तो अगर कहीं पर भी न्यूज़ में रहता है कोई भी कंट्री जिससे हमने MOU साइन किया है, MOC साइन किया है, या JDI की अगर बारे में बात आती है, जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट की बात आती है, तीनों ही केसेस में आपको उनके नोट्स को बनाना है, प्रिपेयर करना है, बिकॉज वो मैपिंग में भी आता है, प्लस वो पार्ट जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्शन में भी पूछा जा सकता है फॉर द मेंस एग्जाम। इसी तरीके से ये MOCs, MOUs और JDI के अलावा भी इंटरनेशनल मीटिंग और एक्सरसाइजेज समय समय पर होती रही हैं। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो ऑर्गेनाइज द साउथ एशियन एनुअल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, जिसको SAD-MEX भी बोला गया था, ऑलमोस्ट अराउंड 23 to 26 नवंबर 2015 इन न्यू दिल्ली। इस तरीके के जो इवेंट्स हैं, इनफैक्ट आप इनको काफ़ी इवेंट के जो वेबसाइट्स हैं या इंटरनेट है वहाँ पर भी इवेंट के बारे में बताया जाता है, जो कि कई बार सिविलियंस के लिए भी ओपन अप होता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे इवेंट और एक्सरसाइजेस सिविलियंस के लिए ओपन अप हों, लेकिन जो पर्टिकुलर वर्कशॉप्स होती हैं स्कूल स्टूडेंट्स के लिए या कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए या रिसर्च फेलोज़ के लिए, वो कई बार ओपन कर दी जाती हैं। इसी तरीके से ब्रिक्स मिनिस्टर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था ऑलमोस्ट अराउंड 22-23 अगस्त 2016 इन उदयपुर राजस्थान। इन द सेम सेंस UNISDR यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन के साथ जब भारत सरकार ने कोलैबोरेशन किया, इट ऑल्सो होस्टेड द एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन, जो कि 2016 में हुआ। स्पेशली 2014 के बाद से ये जो मीटिंग्स हैं या एक्सरसाइजेज हैं, ये कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गए। द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑल्सो होस्टेड द फर्स्ट एनुअल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, दैट इज बिम्स्टेक कंट्रीज, जो कि 10 से 13 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में ही होता है और NCR में। यानी कि काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलेगा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइजेज या मीटिंग्स होती हैं या वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया जाता है, कई बार वहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए तकनीकों के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया जाएगा, रिसोर्सेज के बारे में बात किया जाएगा, जिसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम भी आते हैं। इसी तरीके से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NDMA ने कोलैबोरेशन किया था UNISDR के साथ, और उन्होंने पहली बार एक इंटरनेशनल वर्कशॉप को ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप किया था 15 से 16 जनवरी 2018 में, ऑलमोस्ट अराउंड 4 साल पहले ही। एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि MHA ने एक पहला इंडिया जापान का वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज किया डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए 19 to 20 मार्च 2018, जो कि विज्ञान भवन नई दिल्ली में ही किया गया। इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसी बात भी की गई कि 2019 में जॉइंट अर्बन अर्थक्वेक सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइजेस को भी जो कि SCO मेंबर्स के साथ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स के साथ किया जाएगा। और ऐसी बात 2020 के लिए भी आई, बट ड्यू टू कोविड रीजंस जो वर्कशॉप थी उसको फिर नहीं किया गया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की और फोकल पॉइंट्स की जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल लेवल पर काम करते हैं डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को लेकर, जिनमें सबसे पहला नाम आता है यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी कि UNDRR के बारे में। तो देखिए, एक फोकल पॉइंट है यूनाइटेड नेशंस के अंडर ही आता है जो कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करता है। एज द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ब्रिंग्स गवर्नमेंट्स, पार्टनर्स हो सकते हैं इसमें, पार्टनर्स यानी कि इसमें ट्रांसनेशनल कंपनीज TNCs, MNCs जो डिज़ास्टर से लिंक होकर बात करती हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, या कम्युनिटीज़ जिसमें NGO आ सकती हैं, वो एक साथ काम करते हैं इन अ क्रिएटेड एनवायरनमेंट अंडर द UNDRR टुगेदर टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क एंड लॉसेज टू इंश्योर अ सेफर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। इसीलिए आप देखेंगे कि WCDRR यानी कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को भी किया जाता है। एक तरीके से कॉन्फ्रेंसेस का एक समूह होता है, एक सीरीज होता है, टाइम टू टाइम इसको किया जाता है, विच फोकसेज ऑन डिजास्टर एंड क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट। अभी तक अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की, तो इसको ऑलमोस्ट अराउंड 3 बार अभी तक किया गया है, और हर बार इसका जो एडिशन है मोस्ट ऑफ द टाइम जापान ही होस्ट करता है।
पहला जो एडिशन होता है वो योकोहामा में होता है 1994 में, फिर ह्योगो में होता है 2005 में, और उसके बाद सेंडाई जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे सेंडाई फ्रेमवर्क आता है, 7 प्रिंसिपल्स आते हैं, 2015 में आता है। तो देखेंगे समय समय पर जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं अंडर UNDRR वो 1994 में होती है, 2005 में और 2015 में। ऑलमोस्ट अराउंड 10-15-20 सालों का इसमें गैप रहता है। सबसे पहली बात आती है योकोहामा स्ट्रैटेजी फॉर अ सेफर वर्ल्ड। देखिए इसको 1994 में अडॉप्ट किया गया और इसमें टोटल 10 स्ट्रैटेजिक प्रिंसिपल्स हैं। आपको एक इसमें फीचर देखने को मिलेगा, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी एक्ट्स के बारे में, स्टैट्यूट्स के बारे में, जो डिजास्टर मैनेजमेंट से लिंक है, समय समय के साथ साथ अलग अलग एक्ट्स को लाया जाता है। उसी तरीके से वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस को भी 1994 में लाया गया, उसके बाद 1994 से 5 में और 2005 में और 2015 के बाद, यानी कि समय समय पर इसको किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको एक बार स्टैटिक तरीके से कर दिया गया और डिजास्टर मैनेजमेंट के डायनामिज्म को फिर बाद में समझा ही ना गया हो। तो इसमें जब हम योकोहामा की बात करते हैं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की, तो इसमें टोटल 10 स्ट्रैटेजीज आती हैं, स्ट्रैटेजिक प्रिंसिपल्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है रिस्क असेसमेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट योकोहामा स्ट्रैटेजी में रिस्क असेसमेंट है कि आपको पहले रिस्क को असेस करना है, कितने बड़े लेवल का रिस्क है तो क्यों है, क्या वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल है, फॉर द अडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट एंड सक्सेसफुल डिजास्टर रिडक्शन पॉलिसी एंड मेजर्स। Disaster prevention and preparedness are of primary importance in reducing the need for disaster relief, because disaster हो ही ना, उससे अच्छा फिर क्या ही हो सकता है। So disaster prevention and preparedness should be considered integral aspects of developmental policy और प्लानिंग, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, रीजनल लेवल पर हो, लोकल लेवल पर हो, या फिर इनफैक्ट बायलैटरल, मल्टीलैटरल या इंटरनेशनल या जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी। So the development and strengthening of capacities to prevent, reduce and mitigate disasters is a top priority area to be addressed during the decade। और इसलिए 90s में स्टार्टिंग के सालों में ही, बाद में भी इवन लेट 90s तक भी इसको फॉलो किया गया। Early warnings of impending disasters and their effective dissemination using telecommunication, including broadcast services, are key factors to successful disaster prevention and preparedness। इनफैक्ट आज भी हम जब बात करते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम की और टेक्नोलॉजी का यूज़ या टेलीकम्युनिकेशन का यूज़ डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो स्टार्टिंग की जो तकनीकें हैं उससे काफ़ी बड़े लेवल पर इंस्पिरेशन इसी योकोहामा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस आती है 1994 से, जिसको इनफैक्ट काफ़ी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ ने भी यूज़ किया फॉर काउंटरिंग डिजास्टर्स एंड ऑल्सो हेल्पिंग आउट दमसेल्व्स फॉर द डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट पार्ट। इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स को भी यूज़ किया जाता है, जो कि नेशनल गवर्नमेंट लेवल पर भी, इंटरनेशनल पर भी और रीजनल लेवल पर भी पार्टिसिपेशन की बात करता है, जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आता है। Vulnerability can also be reduced by the application of proper design and patterns of development focused on target groups। ये target groups वही हैं जिनको सोशो इकोनॉमिक वल्नरेबल ग्रुप्स भी कहा जाता है, यानी कि जिनके पास जो परचेसिंग पावर है वो ज़्यादा नहीं है, जो पुअर कम्युनिटीज़ हैं, जो सोशली एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज़ हैं, या वल्नरेबल प्रोफाइल जिनका ज़्यादा है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑल्सो एक्सेप्ट देम एंड द नीड टू शेयर द नेसेसरी टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट, रिड्यूस एंड मिटिगेट डिजास्टर। और इसी के अंडर आप देखेंगे कि भारत ने भी हाल ही के कुछ समय में, ऑलमोस्ट अराउंड 2015 से ऑलमोस्ट हर 1 या 2 साल के बाद ही वर्कशॉप्स या किसी न किसी तरीके की कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है या करवाया है न्यू दिल्ली में, जिसकी वजह से हम और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो TNC हो कोई बड़े लेवल की, या MNC हो, या फिर दूसरे देश के पास या उनकी सरकारों के पास कोई ऐसी बेहतरीन तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उन सभी का हम यूज़ कर पाएँ, वो फ्रीली अवेलेबल हो और उसका R&D इंडिया में भी किया जा सके, जिससे टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल कोऑपरेशन को बढ़ावा मिल पाए और इंडिया में भी लोग सेफ रहें और दूसरी जगहों पर भी, जिससे डिजास्टर में किसी भी तरीके का जान या माल का नुकसान ना हो। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एज ए कॉम्पोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑल्सो देयर, जिसमें पॉवर्टी एलिवेशन का भी एक पार्ट आता है, बिकॉज पॉवर्टी एलिवेशन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है सोशो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल से। ईच कंट्री बियर्स द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्टिंग इट्स पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर नेशनल एसेट्स फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर। उसके बाद आता है सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जब होता है ह्योगो फ्रेमवर्क के अंडर। देखिए ह्योगो एक कंसाई रीजन के अंदर ही पास में, जापान के पास में ही, जापान का ऑलमोस्ट मिडल पार्ट में ही है स्थित, एंड ये सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है ऑन DRR और इसको कोब ह्योगो में किया जाता है, इसी का पार्ट है ये। एंड द कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड आफ्टर 10 years टू द डे आफ्टर द ग्रेट हेनशिन अर्थक्वेक इन कोब केम। तो बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक आया था, उसके बाद ही सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस आता है।
एग्जिस्टेंस में एंड इन लेस देन अ मंथ आफ्टर द 2004 इंडियन ओशन सुनामी। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड द अपकमिंग कॉन्फ्रेंस हैड नॉट गैदर्ड मच अटेंशन बट ड्यू टू इंडियन ओशन सुनामी अटेंडेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई और इंटरनेशनल पूरी मीडिया ने इस पर ज़्यादा फोकस किया। बिकॉज अब बात की जा रही थी ऐसे देश की, एक ऐसे इवेंट की जो 2004 में इंडिया ने जिसको फेस भी किया और काफ़ी इंडियन ओशन से सराउंडेड कंट्रीज़ ने या आइसलैंडिक कंट्रीज़ ने भी इसको फेस किया है। सो द कॉन्फ्रेंस लेड टू द अडॉप्शन ऑफ ह्यूगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन, जिसमें टोटल 5 स्पेसिफिक प्रायोरिटीज़ को बताया गया। और ये जो प्रायोरिटीज़ थी ये 1994 के कन्वेंशन से 1994 के वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से इसलिए अलग थी बिकॉज अब कंडीशन चेंज हो चुकी थी। ग्रेट हेंशन अर्थक्वेक आ चुका था, इंडियन ओशियन के अंदर 2004 में सुनामी आ चुकी थी, बड़े लेवल पर डिजास्टर आ चुके थे। सो ह्यूगो फ्रेमवर्क में टोटल जो 5 एक्शन पॉइंट्स बताए जाते हैं उसमें सबसे पहला आता है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को प्रायोरिटी बनाया जाए। काफ़ी देशों ने स्पेशली एलडीसीज ने इसको और यूडीसीज ने यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को अभी भी प्रायोरिटी नहीं बनाया था। बिकॉज काफ़ी ऐसे कंट्रीज हैं जिनका जो ध्यान है, जो सरकारों का जो ध्यान है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ पर ज़्यादा है रेदर देन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाए रखने के लिए। तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जब तक नहीं होगा, एक प्रायोरिटी नहीं यूज़ की जाएगी, जब तक आप डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते। रिस्क इन्फॉर्मेशन और अर्ली वार्निंग को भी इंप्रूव करने की बात ह्यूगो फ्रेमवर्क में की गई। बिकॉज जब 2004 की इंडियन सुनामी आती है तो उसमें कहीं ना कहीं ये सच्चाई पता चल गई ग्राउंड रियलिटी पर कि अर्ली वार्निंग सिस्टम अभी भी पूरे वर्ल्ड में जो बड़े बड़े देश हैं उनके पास उतने अच्छे लेवल के नहीं हैं कि 2004 में जैसे इंडियन सुनामी आई थी इंडियन ओशन में उसको डिटेक्ट कर पाएँ प्रॉपर तरीके से और समय से पहले। Building a culture of safety and resilience is also one of the 5 priorities, and reducing the risk in key sectors and strengthening preparedness for response is another one, जो कि प्री डिजास्टर में आता है। उसके बाद आती है थर्ड कॉन्फ्रेंस जिसको सेंडाई फ्रेमवर्क कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द थर्ड यूएन और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसको सेंडाई में कराया गया और इसके अंदर ऑलमोस्ट अराउंड आप देखेंगे 2015 से लेकर 2030 तक के बारे में बताया गया है कि क्या क्या आपको फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली क्या क्या आपको काम करना है। द सेंडाई फ्रेमवर्क इज़ द फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट पोस्ट 2015 जिसमें एक डेवलपमेंट एजेंडा भी है। इसके टोटल 7 टारगेट्स हैं और 4 प्रायोरिटीज़ हैं। इट वॉज एंडोर्स्ड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन जून 2015, क्योंकि अभी हाल ही में ही आया है, ऑलमोस्ट इसको भी 10 साल भी नहीं हुए हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 6 to 7 ईयर्स ही हुए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। सो द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, इसमें टोटल 2015 से लेकर 2030 तक के बीच में टोटल 4 प्रायोरिटीज बताई गई, जिसमें डिजास्टर रिस्क को समझने की बात करी गई है। स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, क्योंकि गवर्नेंस मॉडल अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो फिर कितनी ही अच्छी पॉलिसीज़ के बारे में बात की जाए वो नहीं आ सकती ग्राउंड रियलिटी पर। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, रेजिलियंस के लिए इन्वेस्टमेंट लाना वाया CSR एक्टिविटीज़, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर बड़े बड़े MNCs या TNCs द्वारा। एनहेंसिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स एंड टू बिल्ड बैक बेटर इन रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। सेंडाई फ्रेमवर्क में जो बड़ी और अच्छी बात की गई वो केवल और केवल ये थी कि पहले जैसे और इससे पहले जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेज हुए तो उनमें हमेशा बात प्री डिजास्टर की जाती थी, बट सेंडाई फ्रेमवर्क ने पूरे इस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के इन्वायरमेंट को ऐसे बदला कि इसमें अब बात की जाने लगी पोस्ट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी, जिसमें रिकवरी का पार्ट, रिहेबिलिटेशन कैसे कराया जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन कैसे कराई जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिस्ट्रॉय हो चुका है ड्यूरिंग द डिजास्टर भी की गई। अब इसमें टोटल 7 टारगेट्स आते हैं। 2016 का एक अलग टारगेट है, 17 का एक अलग टारगेट है, तो हम एक एक कर बात करते हैं 2016 से। Substantially reduce global disaster mortality by 2030, aiming to lower the average per 100,000 global mortality rate in the decade 2020 and 30 compared to the period of 2005 and 15। तो इसमें बेस पीरियड आप समझ सकते हैं कि 2005 और 15 को माना गया। 2017 में भी सब्सटैंशियली रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल जो कि अफेक्ट होते हैं ग्लोबली बाय 2030, एमिंग टू लोअर द एवरेज ग्लोबल फिगर बाय 100,000 इन द अपकमिंग डेकेड। बेस ईयर आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के 2 टारगेट्स में 2005 और 15 को माना गया। उसके बाद 2018 में भी टारगेट आता है कि जो डायरेक्ट डिजास्टर से इकोनॉमिक लॉस होता है उसको रिड्यूस करना, जिससे कि किसी भी देश के या ओवरऑल अगर हम बात करते हैं ग्लोबल ग्रॉस GDP पे यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कोई फ़र्क ना पड़े, कोई ज़्यादा चेंजेस ना आए, इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट ना आए। 2019 में
एक अलग टारगेट था, दैट इज सब्सटेंशियली रिड्यूस डिजास्टर डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं आपको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के स्ट्रैटेजिक एसेट से डायरेक्टली जुड़ा होता है। डिसरप्शन ऑफ बेसिक सर्विस नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर डिजास्टर आ जाता है बहुत ही बुरे लेवल का, और वहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रैटेजिक एसेट है, तो उससे अगर एक एरिया को प्रभावित होता है तो उससे काफ़ी बड़ा एक और लेवल का एरिया भी प्रभावित हो सकता है। अगर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहाँ पर बहुत सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर बड़े लेवल पर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के नेक्सस को बिछाया हुआ है, और वहाँ पर जो टावर्स हैं अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो नेटवर्किंग या इलेक्ट्रिसिटी जैसी समस्या और मल्टीपल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या एरियाज़ में देखने को मिल सकती है। तो 2019 में बात करी गई इस टारगेट के बारे में। इसमें हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के बारे में भी बात की गई। 2020 में जब हम बात करते हैं, इट सब्सटेंशियली इंक्रीज द नंबर ऑफ कंट्रीज विद नेशनल एंड लोकल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज बाय 2020। अब जैसे जैसे कोविड-19 के समय को आप देखेंगे तो सेंडाई फ्रेमवर्क के जो 7 टारगेट्स हैं उस पर काफ़ी एक बड़े लेवल पर सिमिलैरिटी कुछ भी शो करते हैं। 2021 का जो टारगेट है, इट शोड दैट सब्सटेंशियली एनहेंस इंटरनेशनल कोऑपरेशन to developing countries through adequate and sustainable support to complement their national elections। बिकॉज जिस तरीके की तकनीक डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास है वैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास नहीं है। तो अगर एक कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन के साथ काम किया जाए तो सेंडाई फ्रेमवर्क के 2021 के टारगेट के तहत बहुत मदद की जा सकती है बाय द ईयर 2030। By 2022, substantially increase the availability of and access to multi-hazard early warning system and disaster risk information and assessment to people by 2030। ये सेंडाई फ्रेमवर्क का 2022 का टारगेट है। So this was all for today. Like the video and subscribe the channel. In case if you have any doubt, you can comment down below. Unacademy, let's crack it.